फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। यदि इस बातों को ध्यान नहीं रखेंगे तो आप बुरे तरीके से फंस सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीद के आप किसी ठगी का शिकार हो सकते हैं। तो इन पहलुओं के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। इन बातों के बारे में आज बताने वाला हूं कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। तो इसे जानने के लिए वीडियो पे लास्ट तक बना रहिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको बहुत सारे बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि आजकल बहुत ही फ्रॉडिंग चल रहा है। खासकर प्रॉपर्टी के मामले में बहुत ही फ्रॉडिंग चल रहा है। प्रॉपर्टी किसी के नाम से होता है, कोई व्यक्ति उसे बेच देता है। दूसरी स्थिति आती है कि एक प्रॉपर्टी के मालिक जो है वो प्रॉपर्टी 2, 3, 4 व्यक्ति को भी बेच देते हैं। अब जो व्यक्ति खरीदार होते हैं, वो खरीदने वाला व्यक्ति आपस में लड़ता रहता है कि ये प्रॉपर्टी तो मुझे रजिस्ट्री किया था, वो बोलता है मुझे रजिस्ट्री किया था, थर्ड आ जाता है कि मुझे रजिस्ट्री किया था। अब जो बेचने वाला व्यक्ति था वो तो निकल गया बेच के, लेकिन जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो बुरे तरीके से फंस जाता है। वो धोखेबाजी का, ठगी का शिकार हो जाता है। तो इस सब से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले आप उनके जितने भी कागजात हैं प्रॉपर्टी के, सबसे पहले उनको वेरीफाई करना चाहिए। आपको यदि नॉलेज नहीं है उस चीज का, तो आपको किसी प्रॉपर्टी के जो वकील हैं, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर देखते हैं, उन वकील साहब से कंसल्ट करना चाहिए। उन वकील साहब से वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना चाहिए। वकील साहब से राय लेना चाहिए कि वकील साहब, ये प्रॉपर्टी मैं खरीदने जा रहा हूं, इस प्रॉपर्टी का ये कागजात है, आप जरा इसे चेक कर ले कि ये कागजात सही है या नहीं। जो व्यक्ति प्रॉपर्टी बेच रहा है, क्या उसके नाम से ये प्रॉपर्टी है या नहीं, वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, उसका रजिस्ट्री हुआ है या नहीं, वो प्रॉपर्टी जो है अनऑथराइज्ड कॉलोनी का है या ऑथराइज कॉलोनी का है, उस प्रॉपर्टी पे लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, वो जो प्रॉपर्टी है उस पे पावर ऑफ अटॉर्नी बना हुआ है, जीपीए बना हुआ है, या फिर उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री हुआ है। इन सारे पहलुओं को आपको पहले देखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी का जब कागज आप देखते हैं तो उसमें उसका चेन देखिए कि जब ये प्रॉपर्टी था तो ये प्रॉपर्टी सबसे पहले किसके नाम पे था, उसके बाद किसके नाम, जब बेचे तो उसके बाद कौन किसको बेचे, फिर कौन किसको बेचे। तो जो चेन होता है प्रॉपर्टी का, जमीन का जो चेन होता है, उस पूरे चेन को देखिए। इस तरीके से आप उस चेन को वेरीफाई कीजिए, उसका खतियान निकालिए। खतियान में जो है खाता खेसरा नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं, कि उसके ऑनर को चेक कर सकते हैं कि खतियान में जो खाता और खेसरा नंबर आता है, उस खाता खेसरा नंबर से चेक कीजिए कि इस खाता और इस खेसरा नंबर में ये व्यक्ति का नाम है कि नहीं। तब आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी इसके नाम से है। तो ये सारे पहलू में पहले आप देखिए। ये तो हुआ जमीन के कागजों वाली बात। अब दूसरी स्थिति आती है कि रेट वाली बात। मान लीजिए कहीं पे रेट चल रहा है 10 लाख रुपए का, और किसी व्यक्ति ने बोला कि नहीं, मैं 10 लाख रुपए में ये जमीन नहीं दूंगा, मैं ये 30 लाख रुपए बेचूंगा, 30 लाख रुपए इकट्ठा बेचूंगा। या जहां पे गज चलता है वहां पे बोलेगा कि नहीं, मैं 25,000 का गज दूंगा, जबकि वहां पे 10,000 का गज है। तो आपको जो है, जब कागजात आप चेक कर लेते हैं, उसके बाद जो है दूसरा स्थिति आता है कि आपको रेट के बारे में पता करना चाहिए। क्योंकि जमीन का मार्केट वैल्यू जो होता है, मार्केट रेट जो होता है, बाजार की कीमत जो होता है, वो अलग होता है और सरकारी रेट अलग होता है। तो आपको जो स्टाम्प ड्यूटी पे करने पड़ते हैं, वो सरकारी रेट के हिसाब से पे करने पड़ते हैं, ना कि मार्केट रेट के हिसाब से पे करने पड़ते हैं। तो इसीलिए आपको सरकारी रेट पता करना जरूरी है। अब सरकारी रेट, आपके मन में आता होगा कि हम सरकारी रेट कैसे पता करेंगे? तो सरकारी रेट पता करने के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आप सरकारी रेट पता कर सकते हैं, या फिर जहां पे रजिस्ट्री ऑफिस है वहां पे जाके आप सरकारी रेट पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पहले रेट पता कीजिए। जब आपको रेट पता चल जाता है, उसके बाद मान लीजिए मार्केट का रेट उसका है 50 लाख रुपया, अब सरकारी रेट उसका 30 लाख रुपया है, तो आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा स्टाम्प ड्यूटी का, जो स्टाम्प पेपर आप लेते हैं जमीन की रजिस्ट्री के लिए, तो स्टाम्प पेपर जो लेना पड़ेगा वो 30 लाख का जितना परसेंट जिस शहर में होगा, हर एक सिटी में, हर एक स्टेट में जो है वो अलग अलग रेट होता है। कहीं 5% होता है, कहीं 6% होता है, कहीं 10% होता है। तो हर एक स्टेट में स्टाम्प ड्यूटी का रेट अलग अलग है प्रॉपर्टी के केस में। तो इसीलिए आप क्या कीजिए,
जैसे 30 लाख रुपया आपका सरकारी रेट हुआ, तो सरकारी रेट पे 10% के दर से मान लीजिए आपको लग गया स्टाम्प ड्यूटी, तो आपको 3 लाख रुपया का इस स्थिति में 10% 3 लाख का आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि सरकारी रेट आप पे आपको स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। स्टाम्प ड्यूटी आप समझ लीजिए कि एक तरीके से जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं वो खरीदने के लिए आपको सरकार जो है एक रूप से टैक्स लेता है, क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी जब आप खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो वो तो उससे तो सरकार का रिवेन्यू जनरेट होता है ना, तो वो तो सरकार के खाते में वो पैसा जाता है। तो गवर्नमेंट के खाते में यदि वो पैसा जाएगा तो वो तो उनके लिए इनकम हुआ, रिवेन्यू हुआ। तो इनकम उस रूप से आप टैक्स के रूप में मान लीजिए उसको लेते हैं। तो हम जो पहलू बता रहे हैं वो ये है कि आप यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, किसी प्लॉट को खरीदने जा रहे हैं, कोई खेत खरीदने जा रहे हैं, कोई मकान खरीदने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसके ऑनर को चेक कीजिए कि ये जमीन किसके नाम से है, टाइटलधारी इनके कौन हैं, कौन इसके हकदार हैं। वो कागज निकलवाइए, उसमें देखिए कि ये जमीन के रजिस्ट्री है या अनरजिस्ट्री जमीन है, अनरजिस्टर्ड जमीन है, इसका रजिस्ट्री नहीं है, इसका पावर ऑफ अटॉर्नी है, जीपीए बना है या रजिस्ट्री हुआ है, ये पहले चेक कीजिए। उसके बाद जो है उस जमीन में चेन देखिए कि सबसे पहले ये जमीन किसके नाम पे था, फिर किसके नाम पे आया, फिर कौन लिया। तो ये तो कागजों वाली बात हुई। उसके बाद रेट का पता कीजिए। रेट जब पता चल जाता है उसके बाद आप देखिए कि ये जमीन, अब आप सोचिए कि ये जमीन रेट पता करने के बाद ये रेट जो है, ये रेट मेरे लेने लायक है या नहीं, मैं इतना एफर्ट कर सकता हूं कि नहीं। उसके बाद आप जमीन लेने के लिए जाइए। लेकिन इन दो पहलुओं को पहले सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल जो है बहुत धोखेबाजी चल रहा है। जमीन के केस में ठगी का मामला चल रहा है। आजकल बहुत आदमी ठगते हैं। जमीन किसी के नाम पे रहता है और कोई और बेच देता है उस जमीन को। एक व्यक्ति जो है 3 व्यक्ति को जमीन बेच देते हैं। मान लीजिए आपके नाम से कोई जमीन है, आपने उसको भी बेच दिया, उसको भी बेच दिया, किसी थर्ड पर्सन को भी बेच दिए, तो 3 नाम से आपको जमीन, लेकिन जमीन तो किसी एक ही नाम से जाएगा। ये तो फ्रॉड हुआ। अब आदमी समझता नहीं है। आदमी को जमीन खरीदने के समय में खासकर सजग रहना बहुत ही जरूरी है आज के समय में, क्योंकि पहले भी होता था, लेकिन पहले बहुत कम होता था। लेकिन आजकल जमीन के केस में बहुत ही धोखेबाजी देखने को मिलती है, ठगी देखने को मिलती है, फ्रॉडिंग देखने को मिलती है। तो इसीलिए जमीन खरीदने से पहले आप इन पहलुओं को ध्यान रखिए, फिर आप जमीन खरीदने जाइए। अब जब ये सब कर लेते हैं, उसके बाद जब आप रजिस्ट्री में जाते हैं, तो रजिस्ट्री कराते समय आपको 2 ऐसे विटनेस को ले जाना चाहिए, गवाह को ले जाना चाहिए, जो गवाह ऐसा आदमी हो जो कि कहीं पे ये बोल सके कि नहीं मैंने इसका गवाही दिया था। क्योंकि आजकल क्या होता है कि पैसे पे गवाह तो मिल जाता है, लेकिन वो गवाही देने चला जाता है, लेकिन बाद में वो मुकर जाता है कि मैंने तो गवाह दिया ही नहीं। फिर उस स्थिति में यदि कोई तीसरा पर्सन, मान लीजिए ए के नाम से कोई प्रॉपर्टी है, अब उस प्रॉपर्टी में बी का भी हिस्सा है, मतलब ए और बी 2 भाई है। एक हिसाब से मैं समझा रहा हूं कि ए और बी 2 भाई है। एक प्रॉपर्टी है, उसमें ए का भी हिस्सा है और बी का भी हिस्सा है। अब ए क्या करता है, बी को बोलता है कि ये प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टी को देखते हैं कहीं सेल करते हैं, इतना बात बता देता है। बी उस पर राजी हो जाता है और फिर बिना बी के अनुमति के ए क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को बेच देता है। अब जो जमीन खरीदने वाला व्यक्ति रहता है वो तो समझता है कि चलो इस भाई का जमीन है, अब जाके ए बेच दिया। अब बाद में बी क्या करता है, उस जमीन के लिए केस कर देता है कि नहीं मैंने तो ये जमीन बेचा ही नहीं है, ए ने जमीन बेचा है, तो मेरा हिस्सा कहां गया। अब जो खरीदने वाला व्यक्ति रहता है वो बीच में फंस जाता है, अब झेलता वो है सारी बातों को। तो इसीलिए सबसे पहले ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इस जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी किस किस व्यक्ति के नाम से है। क्या वो सारा व्यक्ति जो है, जो जो इसके हिस्सेदार हैं, वो व्यक्ति इस जमीन को बेचने के लिए सभी व्यक्ति राजी हैं कि नहीं। यदि सभी व्यक्ति राजी हैं तो खरीदने जाइए, नहीं तो जो व्यक्ति राजी नहीं है उनका जो हिस्सा है उस हिस्से को छोड़ के आप जमीन खरीदिए। ये भी केस देखने को मिलता है। इस तरीके की सूट भी बहुत फाइल होता है कोर्टों में। तो इसीलिए आपको ये भी देखना जरूरी है कि जितने प्लॉट है उस प्लॉट के कौन कौन से मालिक हैं, क्या सभी जो उस प्लॉट के जिसके नाम से जो टाइटलधारी हैं उस प्लॉट के, वो सभी व्यक्ति उस पर राजी हैं बेचने के लिए। यदि सब राजी हैं तो सब वो जमीन का जाएंगे रजिस्ट्री करते समय, सब अपना अंगूठे का निशान लगाएंगे, सब अपना साइन करेंगे। यदि वो सभी व्यक्ति नहीं जाते हैं
दो बोलते हैं कि नहीं मैं राजी हूं, दो भाई बोलता है कि मैं राजी नहीं हूं। तो जो दो भाई बोलता है कि मैं राजी नहीं हूं, वो दो भाई का पहले हिस्सा जो है वो अलग कर दीजिए। जो दो भाई जमीन बेच रहा है उस दोनों भाई का जमीन आप लीजिए, वो दोनों भाई से आप रजिस्ट्री करवाइए। तो इन पहलुओं को भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप बुरे फंस सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जाएं, चाहे वो घर हो, खेत हो, प्लॉट हो, कोई भी जमीन हो, आप जमीन खरीदने से पहले जो बातें मैंने बताया है इन बातों को पहले ध्यान से समझ लें, देख लें, इनका जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही कोई प्रॉपर्टी खरीदें। यदि आप ये सब चीज चेक नहीं करते हैं तो फिर आप फ्यूचर में बुरे तरीके से फंस सकते हैं।